हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 5th मई के इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज कौन कौन से बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। आपको बताते हैं जो आईआर से डरते हों, जिनको आईआर के कुछ टर्म बहुत मुश्किल लगते हैं और ख़ास करके जब बारी आंसर राइटिंग की आती है तो आपको लगता है कि अभी रहने देते हैं, बाद में आंसर लिखेंगे, उनके लिए बता दें कि आपका डिस्कशन में रहना बेहद ज़रूरी है। इफ़ यू आर एंड आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमें आज क्या पता चलने वाला है। ऐसा सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक आर्टिकल की विंडवर और लीवर आइलैंड पर, जिसको लिखा है सी राजा मोहन साहब ने, जो आईआर पर बेहतरीन आर्टिकल लिखते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वनीला आइलैंड्स कौन कौन से हैं, क्या नाम है, डिप्लोमेसी किसे कहते हैं और वर्चुअल डिप्लोमेसी क्या है अब, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म्स मिलने वाले हैं आगे। और एक बेहतरीन आर्टिकल निकोटीन पर, क्या निकोटीन के बारे में जो आप सोचते हैं वो सही है या वो जो आप सोचते हैं वो अब बदल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बिना डिस्कशन को सुने आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? डू यू थिंक वर्चुअल डिप्लोमेसी इज न्यू नॉर्मल इन द प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड-19? आपको बता दें वर्चुअल डिप्लोमेसी पर डिटेल डिस्कशन अभी होने वाला है और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इस पूरे डिस्कशन के बाद आप ज़रूर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिख पाएंगे और लिखिएगा ज़रूर। दूसरा सवाल जो आप काउंटर करने वाले हैं आज वो है निकोटीन पर बेस्ड। आइए हिंदी में इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल के शोध को देखकर कि निकोटीन कोविड-19 की रोकथाम में मददगार हो सकता है, वही निकोटीन जिसके बारे में आपके मन में कई सारी बातें हैं और पॉजिटिव तो नहीं है, निगेटिव हैं, क्योंकि निकोटीन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। क्या वो कहीं मददगार भी हो सकता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में क्वेश्चंस गिवन हैं और आप जब आर्टिकल को सुनेंगे तो कुछ एक आप अपना अप्रोच ज़रूर बना पाएंगे इस क्वेश्चन को ट्राई करने में, ठीक है। आइए सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ निकोटीन? निकोटीन कुछ और नहीं बल्कि एक स्टिमुलेट होता है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इमेज, ये टोबैको प्लांट है और ड्राई टोबैको जो होता है उसमें भी निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, और इसी को यूज़ किया जाता है जनरली सिगरेट्स वगैरह में। फाइन। तो निकोटीन जो टर्म है या इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली लोग नशे के लिए करते हैं और इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल अभी हम जानेंगे आगे चल करके। व्हाट आर विंडवर्ड एंड लीवार्ड आइलैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या आपने सुना है इसके बारे में? नाम आपको पता है किस आइलैंड को बोलते हैं विंडवर्ड आइलैंड? देखिए ये जो आपको पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा अटलांटिक ओशन में, ये देखिए कैरेबियन सी के पास ये जो हिस्सा है यहीं पर है विंडवर्ड आइलैंड। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पर मान लीजिए ओशन है, इसमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और हवा इस डायरेक्शन में इस तरफ से आ रही है, तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अप साइड में जो है वो अप विंड, दैट कैन बी कॉल्ड एज विंडवर्ड टूवर्ड्स दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और ये जो नीचे की तरफ है ये डाउन विंड। जैसे आपने रिवर के टर्म में समझा होगा, ऐसे रिवर आती है तो इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, अप स्ट्रीम, और नीचे वाला डाउन स्ट्रीम। तो वैसे यहाँ पे आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है। और अब ये इमेज देखिए, कैरेबियन सी का हिस्सा यहाँ पर, और यही है विंडवर्ड आइलैंड एंड लीवर्ड आइलैंड्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडवर्ड आइलैंड्स में, आपको नंबरिंग भी दिख रही है, सेंट ल्यूकिया और बारबाडोस, सेंट विंसेंट, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल में। इसी देश के साथ अभी क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं भारत की, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और ये सारे जो नेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विंडवर्ड आइलैंड्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ है, कौन से हिस्से में है। एग्जाम्पल में आपको शायद ये कंट्री का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है, आइलैंड कंट्री का, ठीक है। तो एक बार इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेयर आर विंडवर्ड आइलैंड। आपको मैंने लोकेशन बता दिया है, बट अगर जोग्राफिकली एग्जैक्ट जानना है तो एक बात आप यहाँ पे और जानिए, इसको आइलैंड ऑफ बार्लोवेंटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ बार्लोवेंटो बोलते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जान लीजिए, 10 डिग्री से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 60 डिग्री से 62 डिग्री वेस्ट, वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में। और नॉर्थ लैटिट्यूड याद रखिएगा यहीं पर ये लोकेटेड है। बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो नेशंस हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करती थी, ठीक है। 1833 से लेकर के 1960 तक ये सारे ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करते थे। इनका कंट्रीज़ का नाम ज़रूर याद रख लीजिए।
सेंट लुकिया, सेंट विंसेंट न्यूज़ में हैं, और आपको बताएंगे कि अभी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये इन देशों के साथ हमारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगला आपको टर्म जानना है वनीला आइलैंड्स। तो चलिए फटाफट, जिसको भी याद है कि कौन सी आइलैंड कंट्री है जो वनीला आइलैंड्स में कंसीडर होती है, अगर नहीं याद तो अभी के अभी याद कर लीजिए। सबसे पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि वनीला आइलैंड्स कौन से ओशन में है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, इंडियन ओशन में है। तो लोकेशन एकदम याद रखिए, ये वाला लोकेशन है यहाँ पर इंडियन ओशन में। और कंट्री का नाम याद रखिए, सेशल्स, मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस, कोमोरोस, मायोटे। ये सारी कंट्रीज टोटल यहाँ पे कितनी हो गई, छः ऐसे देश हैं जो इस वनीला आइलैंड में आते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हैं। इसमें बेसिकली इसको 2010 में वनीला आइलैंड्स का नाम दिया गया था। ये सारे जो देश हैं टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और इनका आपस में कोऑपरेशन करना होता है। जैसे अदर ग्रुप्स फॉर्म होते हैं ना, कि मान लीजिए इधर एशियन ग्रुप्स बना लिया इन सारे देशों ने ताकि वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, वैसे ही ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने एक साथ कोऑपरेट करने के लिए और अपने आप को मजबूती देने के लिए, बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रेंथनेस के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथनेस के लिए ये एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स जो है इसके याद रखने हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, निकोटीन और विंडवार, लीवर आइलैंड, वनीला आइलैंड्स। अब बात करते हैं आईआर की। आर्टिकल पे आएंगे अभी हम, ठीक है, तो पेशेंटली सुनते जाइए, ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। क्या होता है ये? सबसे पहले जानना चाहिए हमें कि आखिर डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आपने जनरली इसे सुना होगा, लोग बहुत सारी बातें करते हैं डिप्लोमेसी, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ डिप्लोमैट, यू शुड नो द व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। ये एक आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, एक स्किल है। किस चीज़ का? जब हम निगोसिएशंस करते हैं दो देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, या फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बीच में काम करते हैं, तो इसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। डिप्लोमेट्स का ये काम होता है टू निगोशिएट बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कैसे होती है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। ठीक है, सीधा गवर्नमेंट आपस में बात कर रहे हैं। ट्रैक 1.5 में क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम ट्रैक 2 पर आते हैं। ट्रैक 2 में नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं और ये स्टार्स वगैरह होते हैं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स, ये सब आपस में जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अदर देन गवर्नमेंट होती हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज़ वर्चुअल डिप्लोमेसी। वर्चुअल डिप्लोमेसी क्या होता है? तो डिप्लोमेसी आपको समझ में आ गया है। अब जब हम इसको इंटरनेट पे लेके चले जाएं, जनरली डिप्लोमेसी जनरली क्या होता है, जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से, राइट। एक देश में जैसे दूसरे देश में जाना, बातचीत करना, मीटिंग्स अराइज होती है, फॉरेन मीटिंग्स होती हैं। लेकिन जब यही चीज़ हम वर्चुअली करें, हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू करें, तो उसको वर्चुअल डिप्लोमेसी बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि कैसे ये जो वर्चुअल डिप्लोमेसी है आज बढ़ रहा है और एक नए रूप में हमें देखने को मिल रहा है। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सुलेट एंड एम्बेसी, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो उसको डिटेल में जानते हैं। ये पहले आप यहाँ पे चार्ट देख लीजिए, ये है एम्बेसी। एम्बेसी का गोला क्या है, बड़ा सा है, ये पूरा एम्बेसी हो गया, इसके अंतर्गत काउंसुलेट। तो अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कि बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है। बड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, एम्बेसी होगी। कॉन्सुलेट उसका छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। एम्बेसी पहले तो याद रखना है, किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एक एम्बेसी होगी, ठीक है ना, एक एम्बेसी होती है। और इनका जनरली क्या काम होता है, गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना। जो होस्ट कंट्री होती है, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जितने भी एम्बेसीज हैं, मान लीजिए एक एम्बेसी है अमेरिका की, ठीक है। अब यहाँ पे जाके बात करना है तो गवर्नमेंट एम्बेसी का सहारा लेती है कि यहाँ पे जाके सीधे बात कर सकती है। तो एक निगोशिएटिंग के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए जो होस्ट गवर्नमेंट के पास सबसे अच्छा प्लेस या पहला प्लेस होता है, वो उसके ही देश में एम्बेसी होती है, किसी भी देश की। और याद रखिएगा कि जो एम्बेसीज होती हैं किसी भी कंट्री में, उसको फॉरेन टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे आप इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। जब आप जीडीपी का डेफिनेशन देखते हैं
तो उसमें आप एम्बेसीज में भी जो प्रोडक्शन होता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एम्बेसी हो गया। अब कॉन्सुलेट पर आ जाइए। कॉन्सुलेट व्हाट, अब देखिए एक एम्बेसी है, इसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो इनके देश के जो लोग होते हैं, मान लीजिए अमेरिकन जो इंडिया में रह रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उन सभी लोगों की एक्टिविटीज़ को देखना, उनसे बातचीत करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इतने सारे काम तो एक एम्बेसी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए अलग अलग जगह में कॉन्सुलेट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शहर में कॉन्सुलेट होंगे, कॉन्सुलेट्स भी कुछ ही होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पे होते हैं, जिनका मेजर वर्क क्या होता है, उनके उनके सिटीजन को, भारत के सिटीजन को नहीं, भारत में जो दूसरे देश की एम्बेसी है उस देश के नागरिक को वीज़ा प्रोवाइड कर देना, उनसे बात करना, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुन लेना, नए पासपोर्ट देना, टैक्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर देना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कॉन्सुलेट के द्वारा मैनेज की जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये तो, ठीक है। क्वेश्चन आपको भी बता दिया गया, इस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और अब चलते हैं मेन सेशन में, और आज का पहला आर्टिकल हम निकोटीन पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ है ये। देखिए एक रिसर्च हुआ, ठीक है, और अभी तक जो फीलिंग थी, अभी तक जो एक कन्वेंशनल विजडम है, मानना है हमारा, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग करने से नुकसान ही होता है, ठीक है ना, यही सोच रखते हैं हम, और ऑब्वियसली ये प्रूव्ड है। लेकिन अब कुछ रिसर्च हैं जो इसके ऑपोजिट बात कर रही हैं। उनका ये मानना है कि कोरोना वायरस के केस में स्मोकिंग ने एक अलग ही रोल प्ले किया। हाइपोथेसिस क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन एक्चुअली इक्विप द बॉडी टू फाइट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए बॉडी तैयार थी, जिनके अंदर की निकोटीन का प्रेजेंस था। अब इसके लिए इस हाइपोथेसिस को सही करना था तो कुछ प्रैक्टिकल ट्रायल्स होंगे, तो कुछ ट्रायल्स वगैरह को कंडक्ट किया गया। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च हुआ, प्रॉपर एक जो भी चीज़ें वो हुई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री साइंटिफिक अप्रोचेज अपनाए गए इस हाइपोथेसिस पर कि क्या ये सही बात है या ये गलत बात है। तो 2 तरीके की वहाँ पर चीज़ें हुई, इस ट्रायल किए गए, जिसमें कि पहला था कि स्टैटिकल एनालिसिस किया गया कोरोना वायरस का। डेथ इन द फ्रेंच हॉस्पिटल्स, फ्रांस के हॉस्पिटल में कितने डेथ हुए हैं कोरोना वायरस के वजह से, उनका एक स्टैटिकल एनालिसिस किया गया, डाटा निकाला गया। दूसरा जो मेथड था इनके रिसर्च का, वो था बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेक की गई। अब देखिए इसमें क्या पता चला, इसके स्टैटिक्स के बेसिस पर ये पता चला कि जो पेशेंट स्मोक करते थे, जिनके बॉडी में निकोटीन प्रेजेंट था, जो हॉस्पिटलाइज्ड थे, ठीक है, उनकी कितने डेथ हुए, तो वो 4.4% पर थे। जो लोग आउट पेशेंट्स थे, मतलब वो हॉस्पिटलाइज्ड तो नहीं थे, बट उनको कोरोना वायरस था और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई, वो 5.3% थे। बट यहाँ पर जो लोग ऐसे जनरल पॉपुलेशन थे, जो कि निकोटीन वगैरह नहीं ले रहे थे, उनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो 25.4% था। तो इसमें बहुत सारे नाम वगैरह आपको मिले होंगे वहाँ पर, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट, एक रिसर्च है ये, जो ये बताता है या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि निकोटीन जिसकी बॉडी में है, उसकी बॉडी तैयार थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये अलग ही तरीके का रिसर्च आया है हमारे सामने, फ्रांस बेस्ड रिसर्च है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो ये वाला आर्टिकल है, इसका क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। अभी ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये वर्चुअल डिप्लोमेसी पर है, जिस पर सी राजा मोहन साहब ने आर्टिकल को लिखा है। इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो वर्चुअल डिप्लोमेसी के बारे में आपको बता दिया। अब साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक क्या होता है, देखिए नॉर्थ ब्लॉक वो कंट्रीज़ हो गई जो नॉर्थ साइड में हुई, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, ये इसको ऐसे पार्ट कर देते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इधर जो कंट्रीज़ हैं, एक बार हमने और डिस्कस किया था, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हुई, और यहाँ पर ये नॉर्थ कोऑपरेशन होता है, इसको नॉर्थ ब्लॉक बोला जाता है। और इस तरफ जनरली जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर साउथ कोऑपरेशन होता है, इसको साउथ ब्लॉक बोलते हैं। और देखिए कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, इकोनॉमिकल तो आ ही रहा है, हेल्थ वाइज आ रहा है, स्ट्रेटजिकली आ रहा है, और अब डिप्लोमेटिकली भी कई सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। और उसमें जो पहला बदलाव आप देख सकते हैं वो है विंडवर्ड आइलैंड नेशंस के साथ इंडिया का इंगेजमेंट। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस बात को, इस कंट्री को ढूंढ भी शायद नहीं सकते कि सेंट विंसेंट कहाँ पर है और ये इतना ज़रूरी है।
जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कर दिखाया। सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने लास्ट वीक एक कॉल ऑर्गेनाइज की फॉरेन मिनिस्टर के साथ। कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर? सेंट विंसेंट के। ये जो कंट्री है, ये जो आइलैंड नेशन है, इसमें कई सारे आइलैंड स्पेस है जिससे मिलकर के बनाया गया है, और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की। यानी कि इन देशों के साथ अब हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, हम यहाँ से कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है ये जो विंडवार्ड नेशंस हैं इनके साथ क्यों हमें बात करना चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानिए सबसे पहले। तो देखिए, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, नेशन हैं, ये सॉवरन स्टेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूएन के मेंबर्स भी हैं। तो इंडिया का यूएन में इन देशों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे यूएनएससी की बात कर लीजिए, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, जहाँ पर इंडिया को अपने प्रेजेंस को मजबूत बनाना है, तो ऐसे देशों के साथ जो साउथ ब्लॉक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा जितना कोऑपरेशन होगा, जितना टाइप होगा, उतना बेहतर होगा। ठीक है। सम ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने पॉइंट में कॉमनवेल्थ को भी नोट किया हुआ है, तो जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ क्या होता है। देखिए, ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन में क्या है, टोटल 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो भी कंट्रीज़ ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करती थी उनको इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप चाहो तो कॉमनवेल्थ के मेंबर बन सकते हो, इसका हिस्सा बन सकते हो। अब इसमें हिस्सा बनने का क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट, या अदर जो कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट। आप देखिए, कहीं पर भी आप एक ग्रुप बना लीजिए, आप 5-6 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो 5-6 लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे ग्रुप में हैं, ये मुझे सपोर्ट करेंगे, जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो ये मेरे को हेल्प करने के लिए आएंगे। सेम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखी गई, मिली, तो इसमें इंडिया को ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहो तो उसको ज्वाइन करो, चाहो तो ना ज्वाइन करो। लेकिन इंडिया ने एज अ सॉवरेन कंट्री इसको कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग को ज्वाइन किया, और ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला है भारत को। और यही ये पूरा कॉमनवेल्थ नेशन है, तो इसके पार्ट हैं ये सारे देश जो भारत को वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन अमेरिका के साथ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन करना, और जाहिर सी बात है बहुत अच्छा हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस कई सारे हैं, कई सारे फ़ायदे हैं इन आइलैंड नेशंस के साथ बातचीत करने के, उनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के। नाउ, जब से कोरोना वायरस है तो आपने देखा कि जितने भी फ्लाइट्स एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो आउट ऑफ बिजनेस होगा, राइट। अभी तो कोई काम हो ही नहीं रहे होंगे, बिकॉज हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी डील नहीं कर सकते, बट दे आर नॉट आउट ऑफ बिजनेस। वो बात कर रहे हैं, वो आपस में बातचीत में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साउथ ब्लॉक कंट्रीज़ की तरफ टर्न होना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। इनके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को ऑनलाइन बढ़ाना कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आखिर कैसे? तो देखिए, डिप्लोमेसी में फॉर्मल और इनफॉर्मल हर तरीके के काम होते हैं, और जब हम बात करते हैं मेथड्स की कि कैसे डिप्लोमेसी जो होती है या इंटरनेशनल लेवल पर जब बातचीत होती है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से बात करती है, तो कैसे बात होता है। कोविड-19 के पहले की बात करते हैं। पहले क्या होता था, निगोसिएशंस के लिए या कंसल्टेशंस के लिए मीटिंग्स होती थी, एक टेबल पे बैठना है, बातचीत होनी है, एक देश से दूसरे देश में जाना है। और यहाँ पे कुछ अदर बातें भी लिखी हुई हैं कि दे ऑल्सो एक्सेस द पॉलिटिकल मोड इन द होस्ट कैपिटल ओवर द ड्रिंक एंड डिनर विद लॉट लीडर्स। मतलब एक प्लीजेंट सा टाइम होता है जब भी लोग इकोनॉमिक बातचीत के साथ साथ पॉलिटिकल बात भी करते हैं, राइट। तो एक जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से तो एक अलग ही क्राइसिस आ गई। तो उसके बाद का सिचुएशन कैसा है? उसके बाद जो ये लीडर्स हैं, खास करके इंडिया में, इंडिया के लीडर्स ने इसको वर्चुअल डिप्लोमेसी में कन्वर्ट किया। हम वीडियो मीटिंग्स कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भारत ने की है। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया इस वर्चुअल डिप्लोमेसी को लीड कर रहा है। हमने शुरुआत की सार्क नेशन से, सार्क देशों के साथ पहले वीडियो कॉलिंग हुई, उसके बाद G20 की मीटिंग को वीडियो कॉलिंग के तहत करवाने की जो डिमांड थी वो दिल्ली की तरफ से हुई, यानी इंडिया की तरफ से हुई, तो वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया सऊदी अरबिया के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद कई सारे अप्रोचेज़ में, जैसे कि अभी नैम समिट जो कल हुआ है, आप में से किसी ने देखा भी होगा,
तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ है। तो देखिए इंडिया कैसे लीड रोल प्ले कर रहा है वर्चुअल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमारे फॉरेन लीडर्स हैं वही ये काम कर रहे हैं, बल्कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लोग भी इस चीज़ में अभी इंगेज हैं। कैसे? तो वो भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं। और जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एम्बेसीज वगैरह होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जो एम्बेसी वगैरह होते हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके कई सारे कंप्लेंट होते थे कि वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ईज़िली टू एक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो ईज़िली मिल नहीं पाते हैं। तो इन सभी के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करना या उनके साथ जो भी टाइप्स है उनको बढ़ाना, ये सारी अभी एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं। और ये माना जा रहा है कि जो इनका लॉन्ग कंप्लेंट था उसको हमने कम करने की कोशिश की है। दिल्ली इज़ ट्राइंग टू मेक अमेंड विद द न्यू मीडियम। एक नए मीडियम को बहुत अच्छे से इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि इसका रेगुलर इंगेजमेंट ऐसे ही बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसेंट समय में तो इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बदलाव हमारे अंदर हुए हैं और जो अच्छे बदलाव हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए आगे चल करके भी। और जैसे अभी इंडिया लीड कर रहा है इस मुद्दे पर, जैसे अभी नाम में मोदी जी ने बात की, वहाँ पर कई सारे इश्यूज़ को उठाया, तो इसी तरीके से हम इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी इंटरेक्ट किया अदर कॉमर्शियल ऑफिसर्स के साथ जो इंडियन एम्बेसीज़ में हैं कि क्या और हम अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे डिस्कशन डिबेट चल रहे हैं जो शायद आपको अभी पता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके खिलाफ भी कुछ एक दो पॉइंट हैं। जैसे डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी। किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़? टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, सब्सटेंटिव जैसे कि सिक्योरिटी बेसिस पर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। क्योंकि देखिए जब वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही है, वर्चुअल डिप्लोमेसी हो रही है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमें प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल साइन करना है, पेपर वर्क हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हैम्पर हो सकती हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है सिक्योरिटी का। अब देखिए जब आप एक पूरी हॉल में मीटिंग कर रहे हैं तो वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो सकता है, बहुत ही सिक्योर हो सकता है। लेकिन जब बात वर्चुअल लेवल पर आ जाती है, इंटरनेट पर आ जाती है, तो उसको हैक करना या वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाना आसान हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो चैलेंजेस हैं, उसको हमें ख़त्म करना होगा। और ये जो नई लर्निंग है, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत सारे चेंजेस दिए हैं पूरे विश्व को। और एक तरीके से ये जो डिप्लोमेसी में चेंज आ रहा है, ये वर्चुअल डिप्लोमेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ वर्चुअल की ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखिए तो अभी इंडिया का फोकस हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर बढ़ रहा है। जैसे कि साउथ ब्लॉक के साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है, सार्क देशों के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक अलग ही वर्ल्ड अभी आपको पूरा देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात करते हैं बायलैटरल समिट की। अभी ओवरऑल ग्रुपिंग वाइज तो हमने देख लिया, बायलैटरल समिट्स का क्या हो सकता है। तो अभी एग्जांपल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। देखिए लास्ट अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलियन लीडर्स के साथ मीटिंग होने वाली थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि फॉरेस्ट फायर था वहाँ पर। अभी फिर से इसको कंडक्ट करने की बात चल रही है और वहाँ भी वर्चुअल समिट ही होगा। पीएम मोदी और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के स्कॉट मॉरिसन के साथ ये वर्चुअल समिट कराने की बात चल रही है और ये जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है वीडियो कॉन्वर्सेशन के थ्रू। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी की, जेनिफर मॉरिसन। और इन्होंने भी अभी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। एक फॉर्मर नर्स रह चुकी है और ये जो इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, जो इंडियन हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सभी के साथ इस कोरोना क्राइसिस में कैसे लड़ना है, क्या करना है, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी इन्होंने डिबेट डिस्कशन किया वहाँ पर। तो एक बहुत अच्छी बात है ये कि बायलैटरल भी हम लोग बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, और जो हमारी नीति है वो कैसे हमारे काम आ रही है। कंक्लूजन के तौर पर वर्चुअल डिप्लोमेसी मेक्स हाई लेवल एंगेजमेंट लेस बर्डनसम। ठीक है, हाई लेवल एंगेजमेंट को ऑब्वियसली ये आगे प्रमोट करेगा और इसको ऐसे ही हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। इसके जो भी चैलेंजेस हैं उसको हमें ख़त्म करना चाहिए और लॉकडाउन के बाद भी इसको और एफिशिएंट बना करके हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो वर्चुअल डिप्लोमेसी है इसने एक समय में बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया हमारे लिए। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्वेश्चन ऊपर दे दिया गया था, ये निकोटीन वाला जो आर्टिकल था उसके लिए क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। और ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। देखिए आप में से जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं। पूरा क्लासरूम प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। 8750069419 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो लोग फ्रेशर नहीं हैं, 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं,
लेकिन अब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो आवाज़ नहीं आ रही दिल से कि यार हो जाएगा, या अभी भी दिक्कत लग रही है, तो बहुत समय है, अप्रोच कर सकते हैं, हम अच्छे से मेहनत करेंगे। कैसे हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम आपकी एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं, विल डू टुगेदर, और डेफिनेटली यूल गेट द रिजल्ट। ज़्यादा जानकारी आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर कुछ नए लोग हैं, और लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।